हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज से हम भारत 2020 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, कैसे कैसे हमें आगे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ना है, एक एक करके सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, देखो अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे बुक्स वगैरह के लिए बोल रहे थे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे ना, जब नीचे यहाँ पे जाएंगे तो आपको सारी अमेजोन की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से डायरेक्टली प्री के लिए, मेंस के लिए जो भी आप किताबें ऑर्डर करना चाहते हैं, सारी की सारी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। राइट, तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। तो आप जिस भी लैंग्वेज में बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं, आप आराम से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिकली जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैं दोनों नाम ले लूंगा यहाँ पे, जिससे कि आपको थोड़ी सी दिक्कत भी ना हो यहाँ पे। ठीक, देखो अब इसमें ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। भारत 2020 जो है ना, जो भारत 2020 है, देखो हमें दोस्तों पूरा नहीं पढ़ना है। पूरा इन द सेंस का मतलब क्या है, देखो जैसे शिक्षा से रिलेटेड है, जो हमने शिक्षा से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ रखा है उतना ही पढ़ना है हमें, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिफेंस रिलेटेड अगर साइंस टेक्नोलॉजी का कोई टर्म्स है तो वो पढ़ना है, उसके अलावा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट, ये भी आपका संचार भी इसमें आ जाता है। वाणिज्य वगैरह इकोनॉमिक्स से जो टर्म्स हमने पहले ही पढ़ रखा है वो, प्लस इकोनॉमिक सर्वे, राइट, या बजट जो आता है। उसके अलावा आपको ये वाणिज्यिक भी नहीं पढ़ने होते। जो आंकड़े आते हैं, आंकड़े याद नहीं रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं। पर्यटन से तो क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, आर्ट एंड कल्चर का जो हिस्ट्री का पोर्शन, अगर आपने वो अपना क्लियर कर रखा है तो इससे भी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। यहाँ से जरूरी नहीं है कि वो चीज़ें पूछी जाती हैं। बेसिकली आपके लिए एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, पॉलिटिकल संरचना। ठीक है, एग्रीकल्चर से जो स्कीम्स वगैरह पूछी जाती हैं जनरली वही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाता। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें, देखो ऊर्जा से, एनर्जी से, अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही है तो उससे पूछा जाता है। इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट अगर आपका स्टैटिक पोर्शन क्लियर होता है तो उससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जिसमें डाटा दिए जाते हैं ना, बेसिकली क्या है कि एक साल में क्या क्या भारत ने किया है, क्या क्या उसमें डाटा है, वो दिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कम होती है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा चली जाती हैं। वित्त से रिलेटेड आपका वो भी है, कॉर्पोरेट मामले, फिर फाइनेंस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप जस्ट चीज़ें, अब मैं आपको एक एक करके ब्रीफ करता चल रहा हूँ कि देखो कहाँ पे चीज़ें कहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू के तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस टेक्नोलॉजी आपके करंट अफेयर से कोरिलेट हो जाता है, जो हमने करंट अफेयर पहले ही पढ़ रखा है उसमें। ठीक है, उसके अलावा खाद्य आपूर्ति ये नहीं पढ़ना है। परिवार एंड स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, वो स्कीम्स जो हमने करंट अफेयर में पहले पढ़ा वो हो गया उसमें, तो इसमें आपको ये भी नहीं पढ़ने होते हैं। भारत और विश्व की बात करें तो देखो इसमें भारत और विश्व में जो मैपिंग हमने कर रखा है, तो यहाँ से लगभग आपकी मैपिंग से सारी चीज़ें कवर हो जाती है जो आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आवास और शहरी मामले के वजह से आपको स्कीम्स जानने होते हैं, जो स्कीम्स हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है। ठीक है, लॉ वगैरह से बात करें तो जैसे सीए की बातें हुई तो सीए की हमने चर्चा की, राइट। तो ऐसे जो स्कीम्स है दोस्तों, इस स्कीम्स के वगैरह के बारे में, मतलब जो आपके नए नए अमेंडमेंट हुए, जो कानून चेंज हुए, इसके बारे में जस्ट आपको जस्ट पता होना चाहिए, विधि और न्याय के मामले में। ठीक है, रोजगार में गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम फिर से लॉन्च की है, आपको ये जस्ट पता होना चाहिए, स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। राइट, जनसंचार कम्युनिकेशन क्षेत्र में भारत ने कुछ अच्छा किया है तो उसके बारे में आपको जस्ट पता होना चाहिए। राइट, उसके बाद बात करें जनसंचार का मतलब, अच्छा मैंने इंग्लिश में तो बोला नहीं है, चलो ठीक है, एक बार इसके बाद इंग्लिश में भी मैं कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे। फिर आयोजना या फिर योजना की बात करें, फिर ग्रामीण विकास की बात करें तो विलेज डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई है क्या। बेसिकली देखो ये भारत 2020 में क्या करना है, आपको एटलीस्ट शुरू के 3 टॉपिक तो जस्ट पूरे बाय हार्ट देखना चाहिए, क्योंकि इससे इंटरव्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। पहली चीज़ ये होगी। दूसरा, आपके इसमें अगर बात करें दोस्तों तो देखो इसके स्कीम्स भी ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। स्कीम्स जो इसमें बताया जाता है, स्कीम्स में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो स्कीम्स हमने पहले ही पढ़ रखा है। राइट, तो इसमें जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है शुरू से लेकर लास्ट तक हम कोशिश करेंगे। जैसे परिवहन में जब आएंगे तो परिवहन में आप देखेंगे तो एनएच की बातें करते हैं। ठीक है, कौन सा एनएच कहाँ जाता है, नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं। तो आपको एटलीस्ट नेशनल हाईवे 1 से लेकर 10 तक एटलीस्ट पता होना चाहिए, और 10 तक ना याद रखो तो 1 से लेकर 5 तक एटलीस्ट याद रखो। अगर आपको 1 से लेकर 5 तक के नेशनल हाईवेज याद हैं तो आराम से आप एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कीम्स आ जाते हैं, फिर युवा मामले, फिर जो भी स्कीम्स, इसमें सब में स्कीम्स आ जाते हैं। ठीक है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हम शुरू में ही देख लेंगे, तो आपका यहीं पे कवर हो जाता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। एक एक करके सारा हम इसमें दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो मैं एक एक करके रिवाइज कर देता हूँ। देखो इसमें लैंड्स के बारे में बात की जाती है, उसको निवासी जो यहाँ पे हम लोग रहते हैं। फिर नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल संरचना के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, कल्चर, पर्यटन। ठीक है, कुछ ये डाटास के बारे में बात करता है, फिर कॉमर्स के बारे में, फिर साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करते हैं, डिफेंस के बारे में, एजुकेशन, एनर्जी, इन्वायरमेंट, फाइनेंस। राइट, फिर उसके बाद ये फूड के बारे में बातें करते हैं, हेल्थ के बारे में, फिर उसके बाद आवास के लिए, ठीक है, लिवलीहुड के लिए, इंडियन वर्ल्ड, ठीक है, बिजनेसेस के लिए, और लॉ वगैरह के लिए बात करते हैं, फिर कौशल विकास के लिए बात करते हैं, फिर जनसंचार, फिर स्कीम्स, फिर विलेज डेवलपमेंट,
फिर ट्रांसपोर्ट, ऐसे ही है सारे आपके, ठीक है, सो ऑन आगे हैं। तो इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए ये स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पे हम फिर से ये नहीं पढ़ेंगे दोस्तों कि कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने कॉन्टिनेंट कैसे हैं, कितने ओशियन हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ए टू जेड मैंने आपको किस में पढ़ाया था, ठीक है, जब मैपिंग कराया मैंने तो अभी सब पढ़ाया मैंने आपको, राइट। फिर भी मैं एक एक करके एक बार नाम ले रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। नॉर्थ कॉन्टिनेंट कितने हैं, पहला है आपका नॉर्थ अमेरिका जिसको महाद्वीप बोलते हैं, सेकेंड है साउथ अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, फोर्थ आ जाएगा आपका यूरोप, पांचवा आ जाएगा एशिया, सिक्स आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ आ जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, ओशियन कितने हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ओशियन की बात करें तो एक है आपका पैसिफिक ओशियन जिसको प्रशांत महासागर कहते हैं, दूसरा है अटलांटिक ओशियन जिसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, तीसरा है आपका इंडियन ओशियन, ठीक है, चौथा है आपका साउदर्न ओशियन और पांचवा है आपका आर्कटिक ओशियन। तो बेसिकली इतनी चीजें हमने पढ़ रखा था, महासागर 5 है, ठीक है, और महाद्वीप आपके 7 हैं, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। जनसंख्या के हिसाब से, सॉरी एरिया के हिसाब से देखें, मतलब एरिया के हिसाब से, मतलब जमीन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप देखो तो दोस्तों आपका एशिया आ जाता है, सबसे छोटा कौन सा हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। बस यही याद रखना है, बाकी सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। और पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या वाइज देखो तो यहाँ पे भी एशिया ही सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे छोटे में बात करें तो अंटार्कटिका आ जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका पे बर्फ होता है और वहाँ पे लोग रहते नहीं है। तो जनसंख्या के हिसाब से देखो, पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो अंटार्कटिका जो है सबसे छोटा हो जाता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा आपको जस्ट याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इंडिया कहाँ पे जस्ट याद रखिएगा, एशिया में, और एशिया में भी कहाँ पे, साउथ एशिया में। बस इतनी चीजें आपको इंडिया के बारे में याद रखनी है। उसके अलावा हमारे कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, तो कितने यूटीज है, ये थोड़ा सा जान के रखिएगा, आपके एग्जाम पढ़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे यहाँ आज के टाइम पे दोस्तों करंटली बात करें तो 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूटीज हो गई हैं। पहले 9 यूटीज थी, ठीक है, तो अभी जो है दोस्तों दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मर्ज करके एक ही यूटी मान लिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक यूटी कर दिया गया है। तो टोटल यूटी की संख्या दोस्तों आज 8 हो गई है, ठीक है। तो स्टेट्स हमारे कितने हैं, 28। देखो जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग करने के बाद 29 से 28 स्टेट हो गए हैं, राइट। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे दो बड़े थे तो 7 से 9 यूटीज हो गया था, लेकिन एक यूटीज अभी कम कर दिया गया। तो टोटल हमारे पास कितने यूटीज हैं, 8 यूटीज है, 28 स्टेट्स हैं, ये याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये सारे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी हमने पढ़ा है, अगर जिन एनसीईआरटी के पेड ग्रुप में हमारे बच्चे हैं वहाँ पे सब कुछ हमने पढ़ रखा है। फिर भी यहाँ पे भारत 2020 में जो लोग आइस फिल्म 2020 में है उनको नहीं पता होगा, तो यहाँ पे जस्ट हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एरिया की बात करें तो भारत का जो एरिया है, ठीक है, वो है आपका 32,87,000, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक्स हो गया, 263 होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, 32,87,261 कुछ भी याद हो सकता है, बस इतना याद, 3287 याद रखें तब भी चल जाएगा, 32,87,000 इतना भी याद रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। मैं एग्जैक्टली आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली, शायद कहीं से 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, जस्ट एक सेकंड ना, हाँ। बस इतना याद रखिए कि जो ये लास्ट में 1 है ना, ये 1 नहीं है, ठीक है, ये 1 नहीं है, बस इतना है, ठीक है, ये इतना ही है, 32,87,263, राइट। ये इसका क्या है, एरिया है। भारत का एरिया जो है, क्षेत्रफल है इतना पूरा, मतलब ये पूरी जमीन हमारी, अगर पूरा हम एक सा मेजरमेंट करेंगे पूरी जमीन का, तो ये हमारी पूरी जमीन इतनी आ जाएगी। भारत कहाँ पे है, गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। जैसे अगर हम पूरा पृथ्वी बनाए तो अगर इसको बीच से काट दें तो उसको ऊपर वाले को हम नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। तो भारत कहाँ पे है, नॉर्थ में। और फिर इसको अगर मान लीजिए ऊपर से भी बीच में आप ऐसे लैटिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में काट दें तो यहाँ पे भी कहाँ जाता है दोस्तों, भारत इधर आ जाता है, ठीक है, भारत ये यहाँ पे आता है। तो बेसिकली ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में है अपना इंडिया। अब इसका अगर अक्षांश की बात करें तो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, देखो इसको हम बोलते हैं, यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं तो इसको बोलते हैं 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके, क्योंकि हमने बताया अभी नॉर्थ में है, ठीक है, और यहाँ पे आता है 37.6, ठीक है। इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इसको कन्याकुमारी बोलते हैं, सॉरी इंदिरा कॉल बोलते हैं इसको, इंदिरा 37.6 को इंदिरा कॉल बोलते हैं, और 8.4 को कन्याकुमारी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर बात की, इधर से अगर इधर चल के हम यहाँ तक आए, राइट, यहाँ तक, तो देखो ये हो जाता है आपका 68.7 गौरमोता प्लेस है गुजरात में, ठीक है, और यहाँ पे जाता है 97.25 अरुणाचल प्रदेश में किबुथु प्लेस पे है। अगर सबसे साउथ ईस्ट मोस्ट पॉइंट पूछ ले तो याद रखिएगा यहाँ पे आता है सबसे साउथ मोस्ट में 6.4, ये इंदिरा कॉल है, ठीक है, इंदिरा कॉल पे आता है। तो इसकी टाइमलाइन याद रखिएगा, वैसे हमने सब कुछ पढ़ रखा है पहले से ही, ठीक है। उसके अलावा अगर डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक कि मैं डिस्टेंस मेजर करूँ, पूरा एक सीधी रेखा खींच के डिस्टेंस मेजर कितना है, तो याद रखिएगा ये आपका 2933 हो जाता है। और अगर वो नॉर्थ से साउथ करूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक के डिस्टेंस में मेजर करूँ एक सीधी रेखा में, तो ये
32144 आ जाता है। तो बेसिकली याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो लैंड बाउंड्री हमारी कितनी लगती है, लैंड बाउंड्री का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये हटा देते हैं ना, तो आपको थोड़ा समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो हमारी जो जमीन की सीमाएं लगती हैं, जमीन मतलब समुद्र की सीमाएं की बात नहीं कर रहे हैं हम, हमारी जमीन से सीमाएं कितनी लगती है, हम उसके बारे में दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। ठीक, देखो जमीन की सीमाएं की अगर बात करें तो जो जो हमारी जमीन की सीमा लगती है, मतलब पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर बॉर्डर लगता है, राइट। इधर पाकिस्तान, ये पूरा ये इस पूरे एरिया की बात करें कि हमारी जमीन से कितने सीमाएं लगती हैं, राइट। तो कोई आप ये बनाओगे जब, ये पूरा हमारा जो सीमा लगेगा जमीन वाला, ये पूरा ये इतना है, ये हमारी पूरी जमीन की सीमाएं लगती हैं। तो कितना है, 15,200 किलोमीटर है पूरा, ये जितना जितना आपने डिस्टेंस अभी चला ना, ये 15,200 किलोमीटर है। उसके अलावा अगर समुद्र की सीमाएं देखें तो 7,516.6, मतलब यहाँ से अगर हम समुद्र में चालू कर, कलर चेंज करते हैं एक सेकंड ना, अगर देखिए यहाँ से अगर हम समुद्र में चलना चालू करें तो ये वाला अगर हम जितना चलेंगे, राइट, ये प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, तो कितना हो जाएगा 7,516। हाँ, कई बार ये पूछा था मेन लैंड, मेन लैंड मतलब बस ये रेड वाला जो हमने यहाँ पे चला था, मतलब मेन भारत के साथ में चला है ये वाला, अगर ये पूछ ले तो याद रखिएगा ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीजन हमारे यहाँ बेसिकली 4 होते हैं दोस्तों। शीत ऋतु होती है, फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाता है, ग्रीष्म ऋतु के बाद दोस्तों मानसून आ जाता है, मानसून के बाद प्री विंटर हो जाता है। बेसिकली यही ऋतु हमारे यहाँ होती है, या फिर कई बार हम देखो जैसे जैसे होता है कि ग्रीष्म ऋतु के पहले वाले समय को हम बसंत ऋतु बोलते हैं, राइट। तो ये अलग अलग टर्म्स में कभी कभी देखोगे आप 6 ऋतु लिखी मिल जाती हैं आपको, बट जनरली आपको याद रखना है कि 4 ऋतुएं होती हैं। बट इतना याद रखने जैसा नहीं है, एग्जाम में एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें मैंने आपको फॉर नॉलेज बता दिया। क्योंकि कई बार देखो विंटर को एटम सेशन में लिखा हुआ मिल जाता है, और स्प्रिंग और समर लिखा हुआ मिल जाता है। स्प्रिंग का मतलब तो बसंत ऋतु। तो गर्मी के जो पहले का टाइम होता है थोड़ा सा, उसको स्प्रिंग या बसंत ऋतु बोलते हैं, राइट। मानसून के जो थोड़ा सा पहले का टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री विंटर बोलते हैं, राइट। तो ऐसे कई टर्म्स हम यूज करते हैं, बट उतना आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जिसमें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, बट इतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट से नहीं है। ठीक है, हाँ, हमारे यहाँ जो है सेक्स रेशियो कितना है, फीमेल मतलब बेसिकली क्या है कि 1,000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, बेसिकली ये दिखाया जाता है कि 1,000 अगर मेल ले लेते हैं हम, कितनी महिलाएं हैं, तो 943 943 फीमेल्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 1,000 मेल पे 943 फीमेल्स हैं। ठीक, इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार बात करें तो 121 करोड़ थी। तो कई बार आपने सुना होगा 125 करोड़ कहते हुए, लेकिन करंटली बात करें तो 135 करोड़ के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन 2011 के सेंसस के हिसाब से बात करें तो कितनी है, 121 करोड़ है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। अभी बात करेंगे देखो नेशनल सिंबल्स की। तुम्हारे नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं? मेरे कलीग के दोस्तों जिनसे ये आईएएस के मेंस सॉरी आईएएस के इंटरव्यू में डायरेक्टली उनसे पूछा गया, ठीक है, कि हमारा नेशनल एम्ब्लेम क्या है। अब उस पर्सन को हिंदी में तो पता था, इंग्लिश में नहीं पता था। तो ये याद रखिएगा, जो सिंबल्स होते हैं ना, तो उसके नाम ना इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिए, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स क्या क्या है आप देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पुष्प है, नेशनल मतलब नेशनल नेशनल बर्ड्स भी है, नेशनल नेशनल फ्लावर भी है, नेशनल ट्री भी है, नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, नेशनल सिंबल्स है, नेशनल एनिमल है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉरी मनी आपका सिंबल है, राइट। उसके बाद एक पंचांग भी है, नेशनल कैलेंडर भी हमारा है। तो उसी एक एक करके हम सारे देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, लगभग तो आपको सबको पता होगा, बचपन से हम सारी चीज़ें पढ़ते आते हैं। सबसे पहले अगर थोड़ी फ्लैग की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे अभी फ्लैग की चर्चा करें। देखो हमारा जो फ्लैग होता है ना, बहुत सारे बच्चों को आज नहीं पता होगा, मतलब आज तक नहीं पता होगा, लेकिन आज आपको सारी चीज़ें पता हो जाएगी। देखो ये जो हमारा फ्लैग होता है ना, इसका एक रेशियो होता है, मतलब अगर ये 3 फीट का आप बना रहे हो तो ये आपका कितना होना चाहिए, 2 फीट का होना चाहिए। ये फिक्स रेशियो होता है, इसको स्टैंडर्ड रेशियो बोलते हैं, 3:2 का। तो हमारे जो नेशनल फ्लैग होते हैं, बेसिकली हमारा जो फ्लैग होता है ये होता है। ठीक है, ऊपर कौन सा कलर होता है, ऊपर होता है दोस्तों आपका केसरिया या ऑरेंज बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका ऑरेंज कलर होता है या केसरिया रंग बोलते हैं। ये आपका वाइट होता है, ठीक है, या सफ़ेद रंग बोलते हैं। ये आपका ग्रीन होता है, राइट, ये ग्रीन होता है। और बीच में ये आपका एक ब्लू रंग का क्या होती है, सफ़ेद पट्टी होती है, जिसको हम चक्र बोलते हैं। इसमें 24 तिलियां होती है। तो ये भी कई बार से पूछा जाता है कितनी तिलियां इसमें होती हैं, राइट। जो स्पाइक्स होती हैं वो 24 होती हैं। अब इसमें कलर का भी मतलब होता है, जैसे ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऑरेंज कलर उसका मतलब क्या है। तो देखो ऑरेंज कलर का मतलब बेसिकली क्या है दोस्तों, पावर एंड ब्रेवरी। तो याद रखिएगा पावर एंड ब्रेवरी, इधर हमने क्या लिखा, हाँ, पावर एंड ब्रेवरी का मतलब होता है, ठीक है, केसरिया रंग का। व्हाइट कलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का मतलब होता है शांति और सत्य, बेसिकली इसका मतलब ये होता है। हरे रंग का मतलब होता है शुभ विकास और उर्वरता, मतलब शुभ संकेत होता है हरे रंग का, बेसिकली ये पर्पज होता है। इसमें 24 तिलियां पाई जाती है, इस टाइप से याद रखिएगा। इसको डिजाइन किया था दोस्तों पिंगली वेंकैया जी ने, ठीक है।
22 जुलाई 1947 को पिंगली वेंकैया संविधान सभा में इसको डिजाइन किया गया था, बेसिकली राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम पढ़ने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी रहता है। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज दो हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। बट हमारी कोई दोस्तों ऐसा कोई सच कुछ है ही नहीं जिसको हम कह सके कि हमारा नेशनल लैंग्वेज है। तो कभी आप याद रखिए, कोई आपकी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हम कई बार समझ लेते हैं कि हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। लेकिन दोस्तों आप गलतफहमी में जीते हो। हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल मतलब ऑफिस में काम करने के लिए हम कौन से लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, हिंदी का यूज़ करेंगे और इंग्लिश का यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा, ऑफिस में काम करने के लिए हम हिंदी और इंग्लिश का यूज़ करते हैं। और कौन से ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, बेसिकली याद रखिएगा। जितने गवर्नमेंट काम है, हिंदी और इंग्लिश यूज़ करते हैं। और स्टेट्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो स्टेट किस लैंग्वेज में अपना चूज़ करना चाहता है। तो चाहे तो हिंदी कर ले, चाहे तो इंग्लिश कर ले, या फिर और कोई भी लैंग्वेज, चाहे उर्दू वगैरह, तमिल, जो भी लैंग्वेज चाहे, वो स्टेट अपना राज्य को ध्यान में रखते हुए अपनी एक लैंग्वेज भी चूज़ कर सकता है वो। ठीक है, जो लैंग्वेज चूज़ करना चाहे उसको भी चूज़ कर सकता है। तो याद रखिए, हमारे यहाँ जो भारत में 22 लैंग्वेज दी गई, उसी 22 लैंग्वेज में से कोई भी आप राष्ट्र, जो कोई भी राज्य हमारा 22 लैंग्वेज से कोई भी अपना लैंग्वेज चूज कर सकता है अपने राज्य के लिए, ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, ये टर्म्स याद रखिए जो आपको एग्जाम पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। हमारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये अंडरलाइन याद रखिएगा। हमारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। ठीक है, हमारे यहाँ 22 भाषाएं दी गई हैं दोस्तों, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, हमने 8th शेड्यूल में पढ़ा था सारी कौन कौन सी हमारी भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं टोटल, शुरू में 14 थी, बाद में भी 22 हैं। ठीक, अब उसके बाद बात करें नेशनल बर्ड हमारा क्या है। नेशनल बर्ड की बात करें तो पीकॉक है, भारतीय मोर है। नेशनल फ्लावर कमल है, लोटस जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो नेशनल ट्री की बात करें तो बरगद है, बनियान है। ठीक है, नेशनल एंथम जनगण मन सारे लोग जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। नेशनल एम्बलम, ये हमारे एक मित्र थे दोस्तों, जिससे इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया था कि हमारा नेशनल एम्बलम क्या है। तो उन्होंने दोस्तों, इनको समझ में नहीं आया, उन्होंने जनगण मन बोल दिया। नहीं, सॉरी, उन्होंने जनगण मन नहीं बोला था, उन्होंने बोला था, हाँ, जनगण मन ही शायद पहले बोल दिया था। ठीक है, उन्होंने शायद जनगण मन पहले बोल दिया था। फिर उनको एम्बलम का मतलब बेसिकली नहीं पता था। देखो, आज तो आप हिंदी में अगर इंटरव्यू देते हो, ठीक है, तो आपको एक बगल में ट्रांसलेटर बैठा होता है। तो अगर आपको जो मीनिंग का मतलब नहीं समझ, अगर किसी ने सामने से इंग्लिश पूछ दिया तो उसका हिंदी आपको तुरंत बता देता है। पहले ऐसा नहीं होता था। 2011-12 में जब इंटरव्यू आप लोग हिंदी में अगर देते थे, तो वहाँ पे आपको ट्रांसलेटर नहीं मिलता था। ठीक है, तो उनसे पूछना नेशनल एम्बलम क्या है, तो उन्होंने क्या किया, जनगण मन बोल दिया पहले। फिर उनको बाद में समझ में आया कि एम्बलम का मतलब क्या होता है। तो इंटरव्यू में उनको इतने कम नंबर मिले कि शायद वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। अगर शायद इंटरव्यू में अगर उनको ठीक से थोड़े से नंबर मिल गए होते, तो शायद वो प्रॉपर आज आईएएस या आईपीएस होते। ठीक है, तो देखो, एक छोटी सी मिस्टेक से आपको कितना भारी पड़ सकता है, तो ये भी चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ। तो ये थोड़ा इंग्लिश में भी इसके टर्म्स जान के रखिएगा। नेशनल एम्बलम का मतलब होता है हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, तो अशोक अशोक स्तंभ है या अशोक चिन्ह है, बेसिकली याद रखिएगा। नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, डॉल्फिन है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेशनल कैलेंडर क्या है, तो सक्संवत है। नेशनल एनिमल क्या है, तो बाघ है, टाइगर है। ठीक है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेशनल फ्रूट्स मैंगो है। नेशनल गेम हॉकी है। नेशनल सिंबल्स जो है रुपी का सिंबल है, ये वाला। ठीक है, और इसको बनाया था उदय कुमार ने। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया है। ठीक है, देखो, एक तो मुंडक उपनिषद लिख के मिल जाता है, मुंडक उपनिषद, राइट। मुंडको जब रहेगा तभी सही रहेगा। तो दो दो ऑप्शन मिल सकता है, वो मुंडको मिल सकता है, मुंडक भी बोल सकता है। तो जहां मुंडको रहेगा, अगर आपको मुंडक लिख दिया है सही बस, राइट, मुंडक उपनिषद लिख दिया। उसके बाद लिख दिया नीचे एक ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव भी, राइट। तो आप नन ऑफ द एबव पे टिक मारेंगे, क्योंकि मुंडक नहीं है, मुंडको है। तो याद रखिएगा आप, इसीलिए ये टर्म्स बड़ा को वाला बड़ा डेंजरस हो जाता है, खासतौर पे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखनी है, ये आपको बाई हार्ट याद रखना है। आपको लग रहा होगा ये बहुत सारी चीज़ें पता है आपको, लेकिन अगर एग्जाम में कायदे से बैठेंगे तो बहुत सारी गलतियां कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।